वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पर। जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, जिन बच्चों ने भी बीएड सेकेंड ईयर को क्वालिफाई कर लिया है वो आगे सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। सीटेट में जिन लोगों ने आर्ट्स लिया है और जिसके पास इंग्लिश है, इंग्लिश का एसएसटी कंपलसरी होता है, तो आज हम लोग एसएसटी का ही जो सब्जेक्ट है उसको हम पढ़ते हैं। आज से हम लोग सीटेट के जो क्लासेस हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आज पहला चैप्टर है हमारा आधारभूत लोकतंत्र भाग फर्स्ट, शासन। राजानाम धर्मकोपतारम धर्मो रक्षति रक्षतः। शासन धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। ये महाभारत में कहा गया है। न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। ये कोटेशन है वो रिगोबर्टा मेंचू ने कहा है। नेक्स्ट हमारा है गाइस, ये डायग्राम बना हुआ है। आज हम लोग पढ़ते हैं लोकतंत्र शासन। ठीक है, शासन इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। दीर्घ काल से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होते होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है, और आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ भी नियम होते होंगे। कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए। बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। सड़क पर वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि नियोक्ताओं को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हैं। यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाया है। नियमों को किसने बनाया और क्यों बनाया, उन्हें किस प्रकार से बनाया गया है, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णयों को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूहों से सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते और इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। गाइस, हम लोग ये एनसीईआरटी जो बुक है उससे हम लोग सीटेट के एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अतः विद्यार्थी संघ, विद्यालय, विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों में बदलाव के लिए कह सकते हैं, उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानूनों और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। गाइस देखिए, डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे जो नियम कानून है वो सभी में होते हैं, चाहे वो यातायात में हो, चाहे विद्यालय में हो, चाहे घर पर हो। एक नियम होना ज़रूरी होता है। अगर रूल्स नहीं होंगे तो रूल्स के बिना ये शासन वो है उसकी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे डायग्राम में दिया गया है, ये सड़क पे ये वाहन चल रहे हैं, उसके भी कुछ नियम होते हैं। ये ट्रेन है, ये ट्रेन में भी कुछ नियम होते हैं कि कब कितने बजे हमें ट्रेन को छोड़ना है, कहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कौन सी लाइन किधर जानी है। ये देखिएगा, ये बॉर्डर पर लोग सेना हमारी तैनात है तो इनके भी कुछ नियम कानून होते हैं। ये हमारे चिकित्सा में देखिए डॉक्टर हैं, वो पेशेंट को देख रहे हैं तो इनके भी नियम कानून कुछ होते होंगे। ये हमारे इंजीनियर्स हैं, ये इनके भी कुछ नियम कानून है। ये ट्रैफिक पुलिस है और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ये हम टीचर हैं, ये डाकिया है, ये पोस्ट ऑफिस, ये बैंक है। यानी कि कहने का मतलब है कि जितने भी व्यवसाय, जितने भी हमारे सेवा वाले क्षेत्र हैं उसमें सभी में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक शासन की व्यवस्था की गई है जिसमें नियम को फॉलो करना अनिवार्य रहता है। अच्छा, सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तन
परिवर्तित कर रही है। भारत में 30 वर्ष पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे, वे डाकघर की पंक्ति में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे, अथवा यदि उन्हें किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करना होता तो वे पहले बैंक की पंक्ति में लगकर डिमांड ड्राफ्ट बनवाते और फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे। आपने शायद इन शब्दों मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट को कभी ना सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध हैं। डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है, जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसी आपराधिक गतिविधियां, जैसे साइबर क्राइम कहते हैं, को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ साइबर अपराधी हैं जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग समाज की भलाई के बजाय भोली भाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने के लिए किया, को गिरफ्तार भी किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। सामान्यतः उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की सजा भी दी जाती है। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएं एक साथ कार्य करते हैं। इसमें पहले आती है विधायिका। विधायिका वह अंग है जो नए कानून बनाती है और कभी कभी पुराने कानून में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी कर सकती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का हम आगे अवलोकन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कार्यपालिका। कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण एजेंसी आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। यहाँ दिए गए उदाहरणों में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। तीसरा हमारा है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है और यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए या क्या फिर यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। कभी कभी यह इस बात की भी जांच करती है कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई कानून भली भांति परखा गया है और सभी के हित में है या नहीं। शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन शक्तियों का प्रतिकरण कहलाता है। चित्र में देखिए, इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना और संतुलन बनाए रखना है, अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर पुनः संतुलन स्थापित कर सकता है। देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए शासन के 3 जो अंग हैं वो हैं, पहली विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। ठीक है, आगे हैं सरकार के 3 स्तर। कोई भी सरकार कम से कम 2 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। भारत सहित अनेक देशों में यह 3 स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर, राज्य या प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य से देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि जांचेंगे। यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे और यदि यह पता चले कि समस्या घर पर नहीं है तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यहाँ भी समस्या के समाधान के 3 स्तर हैं। भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार या संघ सरकार। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी वर्षा के कारण एक जिले के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। यदि वह ज़्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकारी उस स्थिति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार आगे आती है और इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ भयानक रूप ले लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेना इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के तीनों स्तर के काम देख सकते हैं। सामने के पृष्ठ पर दी गई तालिका में सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा दी गई है। इनके बारे में विस्तार से विधानसभा की निश्चित भूमिका कक्षा 7 में पढ़ाया जा चुका है। स्थानीय सरकारों का यहाँ उल्लेख नहीं किया है क्योंकि हम आगे के 2 अध्यायों में इसे विस्तार से समझेंगे।
चलिए गाइज़, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम पर मैंने लिंक दे दिया है उसको, उससे वहाँ मतलब टेलीग्राम से आप लोग वहाँ से ये PDF ले सकते हैं। चलिए, तो अगली जो आगे का इससे मैटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।